डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे स्वस्थ समाज संरचना का संकल्प। स्वस्थ समाज स्वस्थ स्वास्थ्य से बना है, जिसका अर्थ होता है बिना किसी रोग या परेशानी से दूर होना, यानी जिसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वह स्वस्थ कहलाता है। तो स्वस्थ समाज की संरचना कैसे संभव हो सकती है, ये हम इन निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, तो समाज के अंतर्गत अपना कार्य करते हुए उसे कई प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। शारीरिक आवश्यकताएं, मानसिक आवश्यकताएं, और उन सब आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए कई बार वह गलत और सही कार्य करता है। ये सारे कार्य जो उसके द्वारा निर्वहन किए जाते हैं, इन कार्यों का प्रभाव न केवल व्यक्ति के स्वयं के ऊपर पड़ता है, अपितु उसके परिवार के ऊपर और उस संपूर्ण समाज पर जिसके अंदर वह रहता है, वह सब इससे प्रभावित होता है। तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से हम इन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं और किस तरह हम एक समाज को स्वस्थ समाज के रूप में निखार सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। इस संकल्पना को आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि एक अच्छे समाज का निर्माण तभी संभव होता है जब व्यक्ति का व्यवहार समाज के सदस्यों के अनुकूल हो और वह उसके साथ तालमेल करके चले, तो यह संभावना रहती है कि वह एक स्वस्थ समाज को बना सकता है। लेकिन यदि उसका तालमेल अपने परिवार के व्यक्तियों के साथ या फिर समाज के लोगों के साथ नहीं होता है, तो वह समस्या पैदा करता है। इसी परिकल्पना को स्पष्ट करने के लिए पहला बिंदु आता है अहिंसा का। अहिंसा अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा न करना, और इसे अगर हम स्पष्ट करें तो आप इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि मन, कर्म और वचन के द्वारा किसी भी प्राणी मात्र की हिंसा न करना अहिंसा कहलाता है। अब मन, कर्म और वचन, ठीक है कि व्यक्ति अपने व्यवहार में हिंसा ना करता होगा, लेकिन यहाँ अहिंसा के अगर संपूर्ण अर्थ को देखें तो वह यह समझा रहा है कि मन और वचनों से भी हिंसा ना करना। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मन और वचन यानी बोलने में तो आप गलत शब्दों का प्रयोग ना ही करें, इसके साथ साथ आपके भीतर, आपके विचारों के अंदर, आपकी भावनाओं के अंदर भी किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट पहुंचाने की बात नहीं होनी चाहिए। वही अहिंसा होती है। तो यह अहिंसा का एक गूढ़ अर्थ है और जिसका पालन करना अति आवश्यक होता है। इसको समझने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जिसमें पहला बिंदु आता है भावना का परिवर्तन। अहिंसा की शिक्षा तभी प्राप्त की जा सकती है या फिर अहिंसा को हम तभी अपने व्यवहार में ला सकते हैं जब व्यक्ति उसे अपने भावना के भीतर तक ले जाए। कहने मात्र से मैंने आपसे कहा कि आपको हिंसा का प्रयोग नहीं करना है और आप हाँ कहते हैं कि ठीक है, आज से मैं मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करूँगा, लेकिन केवल मात्र कह देने से वह कार्य संपन्न नहीं होता। इसके लिए आवश्यकता होती है कि हम व्यक्ति के भीतर उसका भावनात्मक परिवर्तन करें, जिससे कि वह उस जब भी किसी प्राणी को जाने या अनजाने में कष्ट पहुंचाता है, तो भीतर से उसकी ये बात आए कि नहीं, जो वह कार्य करने जा रहा है वह गलत है और उसे इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से, क्योंकि सारा जगत, यह जीव जगत एक समान है, सभी एक समान प्राणी हैं, सभी को कष्ट पहुंचाने पर दर्द की अनुभूति होती है, अतः सब प्राणियों को समान समझते हुए हमारे अंदर, व्यक्ति के भीतर तक ये भावना प्रबल होनी चाहिए कि मुझे किसी प्राणी मात्र को कष्ट नहीं देना है। इसके पश्चात आती है मैत्री का विकास। अहिंसा का पहलू को मजबूत करने के लिए दूसरी पॉइंट आता है मैत्री का विकास। मैत्री का अर्थ होता है हिंसा से घृणा करना। जब मनुष्य मात्र हिंसा से ही घृणा करने लगे तो वह किसी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचा सकता। इवन ये भी स्पष्ट है कि वह किसी प्राणी को ही चोट नहीं पहुंचा सकता। हमें जिस
कार्य को करने से, हमें जो वचन सुनने से, या फिर हमें जो अनुभूति होती है किसी के गलत व्यवहार से, वह कार्य हम दूसरों के साथ नहीं कर सकते। यह भावना होती है मैत्री की भावना। तो मैत्री की भावना का विकास करके प्राणी मात्र में हम अहिंसा के भावों को पुष्ट कर सकते हैं। इस संदर्भ को और ज़्यादा क्लैरिफाई हम कर सकते हैं कष्ट सहिष्णुता के व्यवहार को समझाकर। कष्ट सहिष्णुता का अर्थ होता है कष्ट के प्रति सहनशील बनना। यदि आप किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाते हैं तो उसे दर्द की अनुभूति होती है, उसे उस चीज़ से, आपके द्वारा किए गए गलत व्यवहार से दुख की अनुभूति होती है। जब ये फीलिंग्स, ये भाव आपके भीतर में पैदा होते हैं तो स्वतः ही व्यक्ति दूसरों को कष्ट देना बंद कर देता है, और यह उसका कष्ट सहिष्णु प्रयास, जिससे कि हम हिंसा की भावनाओं को कम कर सकते हैं और अहिंसा का विकास अधिक कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य एक सुविधावादी प्राणी है, वह अपने जीवन में सुविधाएं चाहता है और सुविधा का मार्ग ही हमेशा अपनाना चाहता है। लेकिन अगर वह इस सुविधावादी मार्ग की गहराई में जाए कि यदि मुझे दूसरों के गलत व्यवहार से कष्ट होता है तो मैं भी किसी व्यक्ति को अहित ना करूं, उसे कष्ट ना दूं, उसके प्रति गलत व्यवहार ना करूं, ये भावनाएं उसके अंदर प्रगाढ़ता से अहिंसा के कारण व्याप्त हो सकती है, उसका विस्तार हो सकता है, फैलाव हो सकता है। स्वनियंत्रण, स्वनियंत्रण से अर्थ होता है अपने आप स्वयं के द्वारा खुद के ऊपर नियंत्रित स्थापित करना। नियंत्रण किसके ऊपर स्थापित करना? यहाँ पर हम नियंत्रण की बात कर रहे हैं मनुष्य की इच्छाओं पर, उसकी आकांक्षाओं पर, उसके आवेगों पर, उसके आवेशों पर। इच्छा, आकांक्षा, आवेश, आवेग, ये ऐसी भावनाएं हैं जिनके भीतर व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है और दूसरे के प्रति गलत व्यवहार करने लगता है। क्योंकि इच्छाएं अनंत होती है, असीमित होती है, तो इस तरह से इन असीमित इच्छाओं की पूर्ति कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि जहाँ एक इच्छा पूरी होती है वहीं दूसरी इच्छा प्रबल हो जाती है, तो इस तरह से इच्छाएं दर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है और हर एक इच्छा को पूर्ण करना संभव नहीं है। अतः इच्छाओं पर नियंत्रण स्थापित करके अहिंसा की भावनाओं को मजबूत बनाया जा सकता है। इसी प्रकार आकांक्षाएं, आकांक्षाएं जैसे जैसे बढ़ती जाती है व्यक्ति की, वैसे वैसे वह यदि पूरी हो रही है तो उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाती है, और यदि वह पूरी नहीं हो रही है तो उसके अंदर आवेग और आवेश की भावना उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से इच्छा, आकांक्षा, आवेग, आवेश, ये पूरी तरह से व्यक्ति के लिए अहितकारी होती है। अतः इन पर नियंत्रण स्थापित करना मनुष्य के लिए आवश्यक है। और जब एक बालक को इन चीज़ों के बारे में सही जानकारी बचपन से उपलब्ध करवाई जाती है तो उससे धीरे धीरे वह उसके पक्ष और विपक्ष को जानना शुरू करता है, उसके हानि और लाभ को पहचानने लगता है, और वह केवल उसी व्यवहार को अपनाना चाहेगा। हर एक व्यक्ति उसी व्यवहार को अपनाना चाहता है जो ना केवल उसके लिए हितकर हो अपितु उससे दूसरों को भी कष्ट ना हो। तो अहिंसा की भावना में स्वनियंत्रण का भी अपना महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी का दूसरा बिंदु आता है सत्य। सत्य के भीतर सबसे पहला आता है अस्तित्व सत्य। अस्तित्व सत्य का अर्थ है यह संपूर्ण जगत अपने आप में, इसके अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता। यह जगत स्थायी है, इसका अस्तित्व है, और इसके अस्तित्व को हम तीन बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है गति, स्थिति और परिवर्तन। हालांकि अस्तित्व सत्य का नियम सत्य से संबंध नहीं है, लेकिन इसे सर्वपरि माना जाता है, इसे सर्वमान्य माना जाता है, अतः यह सत्य है और इसे मानना चाहिए। इसके बाद में आता है नियम सत्य। नियम सत्य यानी कि ये जगत, या फिर हम समझ सकते हैं कि मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है वह समाज में रहता है, तो समाज में उसके अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं, और उन सभी के साथ तालमेल करके व्यक्ति को चलना होता है। वो सभी के सभी नियम और कायदे वो स्वार्थ के वशीभूत होकर केवल अपने ही हित की बात करे,
ऐसा नहीं, क्योंकि सबका हित ही सर्वोपरि माना जाता है। अतः नियम सत्य का पालन करके व्यक्ति सभी के हितों को ध्यान में रखकर यदि आगे बढ़ता है तो स्वयं का विकास तो करता ही है, साथ साथ समाज और परिवार की भी अपनी एक पहचान बनती है। अतः नियम सत्य का पालन करना आवश्यक होता है। फिर बात आती है ऋजुता सत्य की। ऋजुता का अर्थ होता है सरलता। सरलता यानी जिसमें छल कपट नहीं है वह ऋजु है। छल कपट ना होना। जब व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत हो जाता है तो उसका व्यवहार छल से परिपूर्ण हो जाता है, और यही छल से परिपूर्ण व्यवहार ही परिवार में, समाज में अनेकों समस्याओं को पैदा करता है। और इन समस्याओं के निदान का जो तरीका हमारे ग्रंथों में बताया गया है वह होता है ऋजु व्यवहार, सरल व्यवहार। क्योंकि जो व्यक्ति ऋजु व्यवहार करता है, सरल व्यवहार करता है, वह किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता और वह दूसरे की अहित की भावनाएं, अहित की बात नहीं सोच सकता। अतः ऋजु व्यवहार आवश्यक माना गया है। और जिसके अंदर ये जो ऋजु व्यवहार होता है यह तभी संभव है जबकि वह व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वह अपने आप अपने नजदीक रह के कार्य करे। क्योंकि मन से दूरी तभी होती है जबकि हमारे मन में किसी प्रकार का दुराव या छिपाव होता है, वरना जो भी कार्य व्यक्ति के द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं वो स्पष्ट होते हैं और पूरे मनोयोग के द्वारा किए जाते हैं। तो ऋजु व्यवहार के द्वारा अहिंसा की भावनाओं को प्रगाढ़ किया जा सकता है। और ये भावनाएं प्रगाढ़ तीन प्रकार से होती है, क्योंकि अगर आप शरीर को साधते हैं, मन को साधते हैं और वाणी को साधते हैं तो दुराव और छिपाव की बात नहीं रहती। तो तीनों के साधने से स्वतः ही व्यवहार में ऋजुता उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से ऋजु व्यवहार के द्वारा हिंसा की विकास किया जा सकता है और हिंसा की समस्याओं का निदान किया जा सकता है। असंवादित सत्य। असंवादित का अर्थ होता है कथनी और करनी में एक रूपता का होना। और कथनी और करनी तभी एक रूप होगी जबकि व्यक्ति के मन में जो बात चल रही है, जो विचार आ रहे हैं, वो सरलता के साथ बिना किसी दुराव छिपाव के उनके ऊपर कार्य करता है। तो असंवादित सत्य की भी अहिंसा के लिए आवश्यकता होती है। प्रामाणिक सत्य। प्रामाणिकता का अर्थ होता है ईमानदारी से कार्य करना। आज की परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आज अधिकतर, मैं ये कह सकती हूँ, मेरा ये कहना गलत ना होगा कि 100 में से 99 लोग आज प्रामाणिक सत्य का पालन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज देश में जितने घोटाले, कभी कपड़ा घोटाला होता है तो कभी कोयला घोटाला होता है, इतने सारे घोटाले देखने में आ रहे हैं। तो इन सब के पीछे है अप्रामाणिकता। और इसमें तब जो वर्ग जुड़ा हुआ है, इसमें कोई भी वर्ग इससे अछूता नजर नहीं आता। भले ही वो राजनेता हो, शिक्षित वर्ग हो या उच्च पदाधिकारी, सभी इसमें लिप्त नजर आ रहे हैं। तो यह अप्रामाणिकता की वजह से हो रहा है। इसीलिए आज आवश्यकता है कि अच्छे समाज की संरचना करने के लिए प्रामाणिक सत्य का पालन किया जाए। फिर बात आती है अपरिग्रह की। अपरिग्रह अर्थात संग्रह ना करना। लेकिन हर किसी के लिए ये संभव नहीं कि वह संग्रह की ना करे या संग्रह की मनोवृत्ति ना रखे। लेकिन ये अवश्य संभव है कि व्यक्ति सीमा से अधिक संग्रह ना करे। क्योंकि एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए एक तरफ उसे भविष्य की चिंता सताती है, एक तरफ उसकी नियमित आवश्यकताएं हैं, उन सब का पालन करने के लिए उसे कुछ मात्रा में संग्रह करना होता है, क्योंकि हर व्यक्ति साधु नहीं हो सकता। तो यहाँ जो प्रवृत्ति है उसे अपरिग्रह को आप इस रूप में समझ सकते हैं कि सीमा से अधिक संग्रह ना करना, और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ दूसरे की मदद करना अपरिग्रह की भावना को फलीभूत करता है। तो इसको समझने के लिए, क्योंकि देखिए अपरिग्रह की भावनाओं में हर व्यक्ति की इच्छाएं निरंतर बढ़ती रहती है, लेकिन पदार्थ की अपनी एक सीमा होती है, वो इच्छाओं के साथ नहीं बढ़ता। तो इसकी तुलना में कि एक तरफ इच्छाएं निरंतर बढ़ती जा रही है और एक तरफ पदार्थ सीमित है, तो भगवान महावीर ने कहा था कि इस अपरिग्रह को, भावना को मजबूत बनाने के लिए इच्छा परिणाम का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात
जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में संग्रह किया जाए तो संभवतः अपरिग्रह की भावना को मजबूत किया जा सकता है। इसी के अंदर दूसरा बिंदु आता है शिक्षा और नैतिकता का। शिक्षा और नैतिकता हम सभी सोचते हैं कि एक अच्छा समाज होना चाहिए, क्योंकि जब दूसरों को परेशानियां होती है, उनके सामने समस्याएं पैदा होती है, तो भले ही उससे जो संबंधित नहीं है उसे कष्ट ना हो, लेकिन जब स्वयं के सामने समस्याएं आती है, स्वयं के परिवार के अहित की बात आती है, तो व्यक्ति को कष्ट अवश्य होता है और आप ऐसा महसूस करते भी होंगे। तो शिक्षा और नैतिकता के माध्यम से कैसे इन समस्याओं का निदान किया जा सकता है, कैसे अहिंसा की भावनाओं को प्रगाढ़ किया जा सकता है और स्वस्थ समाज की संरचना को हम वास्तव में ला सकते हैं। इसके लिए पहली आवश्यकता है उपाय और अभ्यास। क्योंकि अगर बोलने से सारे कार्य संभव होते तो प्रत्येक व्यक्ति केवल कह देने से इस विश्व की, इस संसार की, इस भारत देश की तस्वीर को बदल सकता था, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? क्योंकि व्यक्ति मन के अनुकूल चलता है और मन वह स्वयं में चंचल है। कभी आपको सत्य का पालन करने की इच्छा होती है, आप उस पर अड़िग रहते हैं, लेकिन जैसे ही विपरीत परिस्थितियां आती है आपका ध्यान उससे भटक जाता है। इसीलिए आवश्यकता होती है कि व्यक्ति के भीतर तक जाकर उसकी भीतर में जो चंचलता है, जो उसकी जटिल आदतें हैं या फिर जो संस्कार है, उसके मन पर प्रभाव डालकर इन सब में परिवर्तन किया जाए, जिससे कि वास्तव में उसको नैतिक आचरण के प्रति जागरूक बनाया जाए और साथ ही साथ उसके अंदर इन भावनाओं को मजबूत किया जाए। क्योंकि स्वस्थ समाज ही सामाजिक बुराइयों को दूर करने का उपाय है और वह स्वस्थ समाज तभी स्वस्थ बनेगा जबकि उसके अंदर रहने वाले व्यक्ति स्वस्थ सोच वाले हों। अगर सोच दूषित है तो समाज भी स्वतः रुग्ण हो जाता है और अगर सोच सकारात्मक है तो समाज में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। अतः आवश्यकता होती है कि इन दोनों में संतुलन पैदा किया जाए। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि समाज की बुराइयों को मिटाने के लिए दो पक्ष आवश्यक हैं। पहला है सामाजिक नैतिकता का और दूसरा है व्यक्तिक नैतिकता का। सामाजिक नैतिकता से यहाँ पे अर्थ होगा समाज के नियमों का पालन करना और व्यक्तिक नैतिकता से अर्थ होगा कि जो कुछ विशेषताएं मनुष्य के लिए, जो कुछ नियम आवश्यक होते हैं, वह उन पर अडिग रहकर कार्य करें। जैसे प्रामाणिकता है, सत्य है, ईमानदारी है। इन सब पर चलकर व्यक्ति समाज के भीतर जो बुराइयां निरंतर चलती आ रही है उनको दूर कर सकता है और साथ ही साथ समाज की सामाजिक बुराइयों को और उनकी समस्याओं का निदान भी कर सकता है। तो शिक्षा और नैतिकता के माध्यम से हम उसको उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं और यहाँ पर जो बदलाव की बात हम शिक्षा के साथ कर रहे हैं, वहाँ आवश्यकता है कि विद्यार्थी के भीतर इन भावनाओं को मजबूत किया जाए। क्योंकि विद्यार्थी को अगर बचपन से ही इसकी शिक्षा दी जाती है कि सामाजिक बुराई, हमें सामाजिक बुराइयों का हिस्सा नहीं बनना है और एक अच्छे इंसान के रूप में इनका प्रयोग करना है, तो ये अभ्यास यदि बचपन से निरंतर करवाया जाए तो बालक इनके प्रति मानसिक रूप से तैयार हो जाता है, उसके भीतर इनके संस्कार उत्पन्न होने लगते हैं और संस्कारों में जब मजबूती आती है, अचेतन मन तक जब ये बात प्रगाढ़ रूप से बैठ जाती है, तो फिर उसकी आदतों को मजबूत बनाया जा सकता है, अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है। इसके बाद में आता है शारीरिक अनुशासन। शरीर और मन ये दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं और इन दोनों का गहरा संबंध है, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार मनोशारीरिक होता है। अर्थात जो कार्य, जो शरीर के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उनके ऊपर अधिकतर असर उनका मन का होता है। शरीर को हम नाड़ी और ग्रंथि तंत्र के माध्यम से समझ सकते हैं। नाड़ी तंत्र जिसके अंदर आपका मस्तिष्क और आपकी सुषुम्ना है, और मस्तिष्क में सुषुम्ना के फिर दो पार्ट हो जाते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र। अनुकंपी तंत्र जहां उत्तेजना पैदा करता है, परानुकंपी तंत्र वही उत्तेजनाओं को कम करता है। तो अनुकंपी तंत्र यदि ज़्यादा
संचालित होने लगे, ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उससे व्यक्ति में चंचलता अधिक आ जाती है, वाचालता अधिक आ जाती है और वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और इसी तरह दूसरी तरफ यदि परानुकंपी तंत्र में अधिक सक्रियता हो जाए तो व्यक्ति में दब्बूपन आ जाता है। अतः आवश्यकता होती है कि दोनों में सही ढंग से तालमेल रहे, संतुलन बना रहे। और जब दोनों में संतुलन रहेगा तो इन क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति का व्यवहार भी उसी के अनुकूल संतुलित हो जाता है। इतना ही नहीं, इसका दूसरी तरफ जो ग्रंथि तंत्र है, ग्रंथि तंत्र से जिस तरह के हार्मोन निकलते हैं उसी तरह से फिर व्यक्ति का व्यवहार बनने लगता है। क्योंकि जैसे नाड़ी तंत्र में ग्रीक शरीर शास्त्री हिप्पोक्रेटस ने कहा कि व्यक्ति का व्यवहार 4 चीजों पर भी निर्भर करता है। जैसे यदि व्यक्ति वात प्रकृति का है तो उसके अंदर हमेशा उदासी और खिन्नता का भाव बना रहता है। इसके अलावा यदि व्यक्ति के अंदर पित्त प्रकृति का प्रभाव है तो वह व्यक्ति अधिक क्रोधी होता है। वात है तो उदास और खिन्न रहता है, पित्त है तो वह क्रोधी हो जाता है। और यदि उसके अंदर व्यक्ति के भीतर कफ प्रकृति की प्रधानता है तो वह लालची प्रवृत्ति का बन जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति रक्त प्रकृति का है तो वह हमेशा प्रसन्न रहने वाला होता है। इस तरह से कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपके शरीर के अनुकूल होती हैं और कुछ है जिनको हम अपने विचारों के द्वारा, अपने भावों के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब ग्रंथियों की बात कर रहे थे, तो ग्रंथियां भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। यदि थायराइड ग्रंथि एक्टिवेट अधिक हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि की अधिक एक्टिवेट होने से व्यक्ति के भीतर उत्तेजना और निराशा के भाव पैदा हो जाते हैं। और इसी तरह से यदि गोनाड्स अधिक एक्टिव होती हैं तो उससे व्यक्ति के अंदर स्वार्थीपन की भावना अधिक आ जाती है। तो ये सारी ग्रंथियों के असंतुलन की वजह से होता है। अतः आवश्यकता होती है कि शरीर और मन दोनों में संतुलन रहे और दोनों के संतुलन के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को संतुलित किया जा सकता है। एक तरफ क्योंकि शरीर स्थूल होता है और दूसरी तरफ हमारी आत्मा है जो सूक्ष्म शरीर माना जाता है, और ये दोनों स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इनको जो मिलाने वाला स्थान है या फिर हम कहें कि इनका जो केंद्र बिंदु है वो हमारे भाव होते हैं। और भाव में हमारे भीतर में पैदा होते हैं और भीतर पैदा होने के बाद वो स्थूल शरीर से प्रकट होते हैं और हमारे व्यवहार में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार इन दोनों का संगम बिंदु नाभि स्थल को कहा जाता है, जिसे हम योग की भाषा में तेजस केंद्र कहते हैं। और यह तेजस केंद्र, विशुद्धि केंद्र या मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस का भाग, जिसका एक भाग लिम्बिक सिस्टम है, ये सभी उसके संगम बिंदु माने जाते हैं। इस तरह से इन केंद्रों को अनुशासित करके भी हम अपने व्यवहार को अनुशासित कर देते हैं। क्योंकि एक और ये भी बात कही जाती है कि कर्म सिद्धांत भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। तो इस तरह से इन बिंदुओं को संतुलित करके, इन पर ध्यान करके, इन पर एकाग्रता का ध्यान करके हम इनको संतुलित कर सकते हैं और शरीर में अनुशासन को अपनाया जा सकता है, प्रभावी बनाया जा सकता है। फिर आता है व्यक्ति का सामाजिकरण। व्यक्ति का सामाजिकरण, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और समाज से अलग उसके बारे में कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो समाज के भीतर व्यक्ति का सामाजिकरण किस रूप में हो, क्योंकि बालक जैसे जैसे विकसित होता है वो निरंतर अपने समाज से अनेकों चीजें सीखता है। शुरुआती जीवन काल से देखिए, बोलना, चलना, उठना, बैठना, एक दूसरे से बातचीत करना, ये सारे व्यवहार वह समाज में रह के ही सीखता है। क्योंकि हम ऐसे उदाहरण भी देखते हैं, एक बालक जिसे अगर बचपन से ही व्यक्तियों के बीच यानी समाज के अंदर ना रखा जाए, उसे जंगल में रखा जाए, तो वह ये सामाजिक व्यवहार नहीं सीख पाता। इसका अर्थ है कि समाज ही उसके विकास में सहयोगी बनता है। तो ये सारे व्यवहार जो कि वह समाज से सीखता है, इसे और अधिक स्पष्ट हम कर सकते हैं परस्परता की चेतना का विकास के द्वारा। परस्परता की चेतना यानी एक दूसरे के ऊपर ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति स्वयं निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। लेकिन वास्तविक अर्थों में यदि देखा जाए तो वह दूसरे के ऊपर निर्भर हमेशा रहता है।
क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इसी उदाहरण के साथ हम समझ सकते हैं कि एक अकेला व्यक्ति अपना संपूर्ण कार्यों को नहीं कर सकता, वहाँ उसके साथ सहयोग की आवश्यकता होती है समाज के अन्य व्यक्तियों की। तो इस परस्परता की चेतना के विकास के लिए उसे समाज के साथ मिलजुल के रहना होता है, उनके साथ तालमेल रखना होता है और उसी के द्वारा वह अपना भी विकास करता है और समाज का हित भी निरंतर करता रहता है। इसी में दूसरा है संवेदनशीलता का विकास। संवेदनशीलता से अर्थ है एक दूसरे के कष्ट में सहभागी बनना। यदि व्यक्ति के भीतर यह चेतना विकसित हो जाए कि मुझे जब किसी के गलत व्यवहार से कष्ट होता है तो दूसरे के साथ यदि मेरा व्यवहार ऐसा रहेगा तो उससे भी स्वाभाविक रूप से कष्ट की अनुभूति होगी, और इस चेतना के विकास के द्वारा उसमें संवेदनशीलता यानी दूसरे की संवेदनाओं को महसूस करने की भावना विकसित होती है, जिसके द्वारा वो भीतर ही भीतर उसमें दूसरों के प्रति उनके लिए दया का भाव, करुणा का भाव विकसित होता है, सहयोग की भावना भी विकसित होती है। और ये संवेदनशीलता का विकास करके व्यक्ति और अधिक समाज में तालमेल का व्यवहार बना सकता है, उसे अपने व्यवहार को और अधिक प्रभावी कर सकता है। फिर बात आती है स्वामित्व के सीमाकरण की चेतना का विकास। स्वामित्व, किसी वस्तु पर, किसी स्थान पर आपका एकाधिकार होना, व्यक्ति का एकाधिकार उसका स्वामित्व कहलाता है। लेकिन स्वामित्व की अपनी कोई सीमा नहीं है। पदार्थ की जैसे अभी हमने बात की, पदार्थ की अपनी सीमा होती है, लेकिन इच्छाओं की अपनी कोई सीमाएं नहीं होती। इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति धनोपार्जन करना चाहता है, लेकिन कितना, क्योंकि इसकी भी अपनी कोई सीमा नहीं है। और जब किसी चीज़ का सीमाकरण नहीं होता, उसका एक निर्धारित बिंदु नहीं होता, तब उसको हम सही ढंग से क्रियान्वित नहीं कर सकते। इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, लेकिन कितना अर्थ उपार्जन करना चाहता है इसकी अपनी कोई सीमा नहीं है। और जब तक सीमाकरण नहीं किया जाएगा तब तक इच्छाएं और आकांक्षाएं निरंतर बढ़ती रहेगी, और जितनी ज़्यादा इच्छाएं और आकांक्षाओं में वृद्धि होगी उतना ही ज़्यादा व्यक्ति के भीतर अहंकार का भाव बढ़ता जाएगा और समस्याएं पैदा होती रहेगी। एक तरफ ऐसा समाज है जो निरंतर आगे विकसित वृद्धि कर रहा है, विकसित हो रहा है और अधिक से अधिक धन प्राप्त कर रहा है। दूसरी तरफ ऐसा समाज भी है जो गरीब है, निर्बल है, असहाय है, जिसके पास अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के भी साधन उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जहां दोनों तरफ कोई संतुलन नहीं है, तो उस स्थिति में दोनों के मध्य परेशानियां, तनाव की स्थिति पैदा होती है, जो एक दूसरे के विरुद्ध उन्हें बना देती है और निरंतर समस्याओं को पैदा करती है। इस तरह से इस प्रकार की चेतना का विकास करना कि व्यक्ति जो विकसित हो रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उस एक तबके का जो कि असहाय है, उसकी भी एक विशेष तरीके से मदद करनी चाहिए, जिससे कि वो भी आगे बढ़े, उनको भी आगे बढ़ने के रास्ते या साधन उपलब्ध हो। तो स्वामित्व के सीमाकरण की चेतना के विकास से व्यक्ति का अधिक सामाजिकरण किया जा सकता है, और इन्हीं सभी बिंदुओं का ध्यान रख के स्वस्थ समाज की संरचना की जा सकती है। जैसा आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा कि सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अर्थात आचार्य तुलसी जैसे कहते हैं कि स्वस्थ समाज को सफल बनाना तभी संभव है जबकि एक व्यक्ति में सुधार होता है, व्यक्ति से समाज में सुधार होता है, और समाज से फिर देश का अपने आप विकास होता है। तो आज हमने जाना स्वस्थ समाज की संरचना के अंतर्गत पहला बिंदु स्वस्थ समाज की संरचना, जिसमें हमने 3 बिंदुओं पर चर्चा की, अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह। इसके पश्चात दूसरा बिंदु था शिक्षा और नैतिकता का, जिसके अंदर 2 मुख्य बिंदु थे, उपाय और अभ्यास, शारीरिक अनुशासन, और दोनों के तालमेल के द्वारा शिक्षा और नैतिकता का विकास किया जा सकता है। फिर आता है व्यक्ति के समाजीकरण की बात, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है तो उसके अंदर परस्पर चेतना का विकास होना चाहिए, संवेदनशीलता का विकास होना चाहिए, और स्वामित्व के भी चेतना का विकास होना चाहिए। तो इस तरह से इन सबको सम्मिलित करके स्वस्थ समाज की संरचना को बनाया जा सकता है, उसमें यथार्थ के स्तर पर उसे लाया जा सकता है। तो ये आज का बिंदु था। कल हम जानेंगे मूल्य विकास का आधार अनुप्रेक्षा के बारे में।